वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे एडमिशंस इन भारतीय साक्षी अधिनियम। भारतीय साक्षी अधिनियम में हमें बताया गया है कि एडमिशन क्या होता है, एडमिशन कौन कौन व्यक्ति दे सकते हैं और एडमिशन किन किन परिस्थितियों में दिया जा सकता है। उससे पहले सेक्शंस में जाने से पहले हम एडमिशन का एक ओवरव्यू लेते हैं कि एडमिशन का मतलब क्या होता है। तो हिंदी में एडमिशन को स्वीकृति भी बोला जाता है और एडमिशन एक वॉलंटरी एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ फैक्ट है। मतलब इसमें आप खुद किसी चीज़ को, किसी फैक्ट को एक्सेप्ट करते हो और अपने अगेंस्ट एक्सेप्ट करते हो। तो एडमिशन का एडमिसेबल होने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि एडमिशन उस पर्सन के अगेंस्ट होना चाहिए जो पर्सन वो एडमिशन कर रहा है। आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ही वो एज एडमिशन एडमिसिबल होगी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एग्जाम्पल से समझते हैं, ए बी को बोलता है कि उसने सी के पैसे चुराए हैं। तो ये स्टेटमेंट जो ए ने बोली है ये अमाउंट करेगा एडमिशन बाय ए कि उसने चोरी करी है। बिकॉज ये स्टेटमेंट ए के इंटरेस्ट को हार्म कर रही है, उसके ऊपर एक जुर्म का भी संदेह उत्पन्न होता है कि क्या ए ने थेफ्ट करी है तो इसका मतलब वो चोर है। सो इसके पीछे का रीजन ये है कि कोई भी इंसान खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा या किसी फैक्ट को एक्नॉलेज नहीं कर पाएगा जो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा। दूसरी सिचुएशन देखते हैं, सपोज करो ए ने चोरी नहीं करी थी, तो ये ए के लिए कन्फेस करना कि उसने चोरी करी है बहुत अनयूजुअल होता। कोई भी ऐसे अपने ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं लेगा। इसलिए एडमिशंस को एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है, क्योंकि अगर कोई इंसान एडमिशन कर रहा है तो वो अपने अगेंस्ट कर रहा है और खुद कर रहा है और एक तरीके से वो कन्फेस कर रहा है कि उसने कोई क्राइम करा है। इसके विपरीत ऑन द कॉन्ट्रारी असर्शंस होते हैं। असर्शंस में क्या होता है, इंसान अपने फेवर में बोल सकता है और वो कुछ भी बोल सकता है। असर्शंस जो अपने फेवर में इंसान बोल रहा है उनकी ज़्यादा एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती, बिकॉज जो असर्शंस हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं, ये ट्रू भी हो सकती हैं और फॉल्स भी हो सकती हैं। जैसे कि ए बार बार बोलता है कि ताजमहल उसका है, तो उसके बोलने से ताजमहल उसका नहीं हो जाता और ये सिर्फ असर्शन है, इसलिए इसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। तो एडमिशन और असर्शन दोनों स्टेटमेंट होती हैं। एडमिशन में आप अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ बताते हैं, असर्शन में आप अपने फेवर की बात करते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं कि ये ताजमहल आपका है, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, या एटसेट्रा एटसेट्रा। इसकी असर्शन की आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है जब तक आपने जो एजर्ट करा है वो प्रूव ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं हम कि सेक्शंस क्या बोलते हैं भारतीय साक्षी अधिनियम के। तो सेक्शन 15, 16, 17, 18 हम एक साथ पढ़ेंगे। 15 में जो है आपको एडमिशन की डेफिनेशन दे रखी है कि एडमिशन क्या होता है। 16, 17, 18 में हमें बताया गया है कि कौन कौन व्यक्ति एडमिशन कर सकते हैं, किसके बिहाफ पे कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में, किन सिचुएशंस में वो लोग एडमिशन कर सकते हैं और किन सिचुएशन में ये एडमिशन जो है ये एडमिसिबल होगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो सेक्शन 15 जो हमें बताता है कि एडमिशन की डेफिनेशन क्या है। सो एडमिशन इज अ स्टेटमेंट। तो एडमिशन क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। और ये कैसी स्टेटमेंट होती है, ये ओरल भी हो सकती है आपकी, ये डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है और कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब आपके मैसेजेस, आपके ईमेल्स, आपके फैक्स एटसेट्रा। और ये स्टेटमेंट जो है आपको सजेस्ट करती है एक कंक्लूजन, एक इन्फ्रेंस, किसके लिए, कि कोई फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता है। और एडमिशन कौन कौन कर सकता है, तो यहाँ पे लिखा एनी ऑफ द पर्सन्स मेंशन्ड अंडर सेक्शन 16, 17 एंड 18 एंड अंडर द सर्कमस्टांसेस। और किन सर्कमस्टांसेस में उनका एडमिशन एडमिसिबल होगा वो भी बताया गया हमें। सो सवाल ये उठता है कि कौन कौन लोग एडमिशन कर सकते हैं। तो सेक्शन 16, 17, 18 ये हमें क्लियर करेंगे कौन कौन से लोग एडमिशन कर सकते हैं। जैसे पार्टीज टू द सूट, देयर एजेंट्स, देयर रिप्रेजेंटेटिव इन कैरेक्टर और पर्सन्स रेफर टू बाय द पार्टीज टू द सूट। और वो लोग भी एडमिशन कर सकते हैं जिनकी पोजीशन या लाइबिलिटी प्रूव करने के लिए पार्टीज टू द सूट ने रेफर किया है, मतलब थर्ड पर्सन एडमिशन भी एडमिसिबल होंगे। बट किन सिचुएशन में एडमिसिबल होंगे वो हम आगे के सेक्शंस में जानेंगे। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 16। सेक्शन 16 जो भारतीय साक्षी अधिनियम का है ये 2 क्लॉजेज में डिवाइडेड है। हम हर एक क्लॉज के सब क्लॉज को विद एग्जाम्पल समझेंगे और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो सेक्शन 16 बात करता है एडमिशन बाय पार्टी टू द प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। नाउ सवाल उठता है पार्टी टू द प्रोसीडिंग कौन होता है और एजेंट कौन होता है। सो पार्टी टू द प्रोसीडिंग सिविल केसेस में हो गए जैसे आपके प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स, और क्रिमिनल केस में आपके हो गए प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड। नाउ एजेंट कौन होता है, सपोज करो फ्लिपकार्ट एक कंपनी है,
और जो डिलीवरी करने आते हैं वो फ्लिपकार्ट के एजेंट है। तो इसी तरीके से एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है। एजेंट काम करता है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे। तो सेक्शन 16 रीड करते हैं, इसका सब क्लॉज 1 रीड करता है स्टेटमेंट्स। हमने पढ़ा था ओरल हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्री हो सकती हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकती है। सो स्टेटमेंट्स मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग, चाहे प्लेंटिफ हो, डिफेंडेंट हो, प्रोसिक्यूशन कर रहा हो या फिर एक्यूज कर रहा हो, और बाय एन एजेंट, हमने समझा जो किसी और के बिहाफ पे काम कर रहा है वो पर्सन। एजेंट टू एनी सच पार्टी whom the court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to make them are admission। तो यहां पे ये बोल रहा है कि एजेंट स्टेटमेंट दे सकता है एडमिशन के लिए, परंतु इस चीज को कोर्ट देखेगा कि जो सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस हैं, इस केस में क्या एजेंट के पास एक्सप्रेसली या कोई इंप्लाइड अथॉरिटी है एडमिशन करने की या नहीं। अगर होगी तो कोर्ट अलाउ कर देगा एजेंट के स्टेटमेंट को टू बी टेकन एज एडमिशन। नाउ एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या होगी और इंप्लाइड अथॉरिटी क्या होगी। एक्सप्रेस मतलब पार्टी ने साफ साफ बोल रखा है कि मेरे बिहाफ पे एजेंट जो है वो एडमिशन कर सकता है, वो कोई भी स्टेटमेंट दे सकता है, तो ये एक्सप्रेसली हो गया। इंप्लाइडली ऑथराइज का मतलब फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, केस को देख के ऐसा लग रहा है कि एजेंट के पास भी इतनी अथॉरिटी थी कि वो एडमिशन कर सकता है, तो ये एडमिशन माना जाएगा। सो सेक्शन 16 का सब क्लॉज 1 बताता है हमें स्टेटमेंट कौन दे सकता है, पार्टी टू द प्रोसीडिंग और बाय देयर एजेंट। पर एजेंट कब दे सकता है, जब उसके पास एक्सप्रेस या इंप्लाइड अथॉरिटी हो और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस को देख के कोर्ट को ये लगता है कि एजेंट एडमिशन दे सकता है, तो वो स्टेटमेंट एडमिशन मानी जाएगी। एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। पार्टी खुद का स्टेटमेंट दे रही है, इस चीज को समझते हैं। रमेश खुद कोर्ट में कहता है मैंने सुरेश से 10,000 रुपये लिए थे। इसको कोर्ट एडमिशन मानेगा क्योंकि रमेश ने खुद ये बात बोली है कि उसने 10,000 रुपये लिए हैं। अब सपोज करो रमेश का एक एजेंट है रवि, जो रमेश के लिए काम करता है, मतलब जैसा रमेश कहता है वैसा रवि करता है, तो रवि एजेंट है। और एजेंट रवि कहता है हाँ रमेश ने सुरेश से 10,000 रुपये उधार लिए थे। नाउ अगर कोर्ट को लगे कि रवि को रमेश ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बात बोलने की अथॉरिटी दी थी, तो रवि का स्टेटमेंट भी एडमिशन माना जाएगा। कोर्ट का क्या रोल होता है यहाँ पर, कोर्ट को देखना होगा कि एजेंट को बोलने का राइट है या नहीं। सो आगे हम बात करते हैं सेक्शन 16 के सब क्लॉज 2 के, जो फर्दर बताता है कि स्टेटमेंट्स मेड बाय पार्टीज टू द सूट सुइंग और सूड इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर आर नॉट एडमिशंस अनलेस दे वर मेड while the party making them held that character। तो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का मतलब ये हुआ कि कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि एक माइनर है, सपोज करो एक 8 साल का बच्चा है, तो वो खुद तो केस लड़ नहीं सकता कोर्ट ऑफ लॉ में, उसको इतनी जानकारी नहीं है, समझ ही नहीं है, उसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक गार्जियन। तो गार्जियन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक माइनर को। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर आता है। रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर और भी हो सकते हैं, जैसे कि ट्रस्टीज हो गए या फिर एजेंट हो गए। एजेंट भी आपके रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में आ सकते हैं। सो स्टेटमेंट दे सकते हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर वाले पर्सन भी, पर वो एडमिशन तभी एडमिसिबल होगा जब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं उस समय वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर को होल्ड कर रहे हैं। अगर उनका वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर खत्म हो गया है तो उनके द्वारा दी गई स्टेटमेंट एडमिशन नहीं मानी जाएगी। सो समवन इज इन्वॉल्व इन अ लीगल केस इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी एज ट्रस्टी, गार्जियन और एजेंट। सो रिप्रेजेंटेटिव है वो किस तरीके से, या तो ट्रस्टी है या गार्जियन है या फिर एजेंट है, तो देयर स्टेटमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड एडमिशंस अनलेस दे वर मेड व्हाइल एक्टिंग इन दैट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। सो जब तक आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो और उस रिप्रेजेंटेशन के दौरान आपने कोई स्टेटमेंट दे दिया है तो वो एडमिसिबल होगी। अगर आपका रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया है, उसके बाद कोई स्टेटमेंट आपने दिया है, उससे पहले कोई स्टेटमेंट दिया, तो वो रिलेवेंट नहीं होगी एज एडमिशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। A trustee of a property is involved in a suit regarding the trust. If the trustee made a statement before becoming the trustee, that statement won't qualify as an admission because it wasn't made while acting in the representative role. तो ये एग्जाम्पल बोलता है कि एक ट्रस्टी है प्रॉपर्टी का और वो किसी केस में इन्वॉल्व है और वो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रस्ट की है। ट्रस्टी ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, तो ट्रस्टी बनने से पहले उसने जितनी भी स्टेटमेंट दी है वो सारे इररिलेवेंट है, बिकॉज स्टेटमेंट वो ट्रस्ट के रिलेशन में दे रहा है और वो तब दे रहा है जब वो उस ट्रस्ट का मेंबर ही नहीं है, इसलिए वो नॉट एडमिसिबल स्टेटमेंट्स हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो उस टाइम पे ट्रस्टी के उस टाइम वो स्टेटमेंट देता है जब वो उस ट्रस्ट का ट्रस्टी था, तो वो रिलेवेंट हो जाती है एज एडमिशन। और समझते हैं इसको, एजेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं।
सो अगर एक एजेंट जो किसी का काम करता है उसे एजेंट कहते हैं, बोलता है, कहता है कि मैंने अपने मालिक के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो ये बात केस में एविडेंस बनेगी, रिलीवेंट होगी, क्योंकि एजेंट अपने मालिक का काम कर रहा था। दूसरी बात, उसका ये बोलना जरूरी है प्रूव करने के लिए कि उसका मालिक इन्वॉल्व है। तो अगर एजेंट ये बात बोल रहा है कि वो अपने मालिक के लिए काम कर रहा था और उसने अपने मालिक के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसका मालिक भी बाइंड हो जाएगा। ट्रस्टी का एक और एग्जांपल लेते हैं। एक ट्रस्टी है, वो बोलता है मुझसे गलती हुई और ट्रस्ट के पैसे खराब हो गए, मेरे से वेस्ट हो गए। अगर केस में ये प्रूव करना जरूरी है कि ट्रस्टी की गलती थी, तो ये स्टेटमेंट काम आएगी एज एडमिशन, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्टी बोल रहा है कि उससे पैसे बर्बाद हुए हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट उसके इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो ये रिलेवेंट हो जाएगी, एडमिसिबल हो जाएगी। आगे हम पढ़ते हैं सेक्शन 16 सब क्लॉज 2 का क्लॉज ए। तो ये बात बताता है उन पर्सन के लिए जो स्टेटमेंट दे सकते हैं और वो एडमिशन मानी जाएगी अगर उन पर्सन का प्रॉपर्टी या पेक्यूनरी इंटरेस्ट है इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग एंड हु मेक द स्टेटमेंट इन देयर कैरेक्टर पर्सन सो इंटरेस्टेड। सो जब तक उनका प्रॉपर्टी या पेक्यूनरी इंटरेस्ट है, इस बीच में ऐसे पर्सन ने जिसका इन दोनों में से कोई भी इंटरेस्ट है स्टेटमेंट दी है, तो वो एडमिसिबल हो सकती है। प्रॉपर्टी इंटरेस्ट मतलब ओनरशिप से रिलेटेड, पेक्यूनरी मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसका। अब समझते हैं कि पर्सन विद प्रॉपर्टी और पेक्यूनरी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। सो अगर किसी का प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट है या पेक्यूनरी मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इन द मैटर बीइंग लिटिगेटेड, जो सूट का सब्जेक्ट मैटर है उसमें उनका कोई प्रॉपर्टी या पेक्यूनरी इंटरेस्ट है और वो स्टेटमेंट देते हैं एज इंटरेस्टेड पार्टी, तो दैट स्टेटमेंट कैन बी ट्रीटेड एज एन एडमिशन। एग्जाम्पल लेते हैं, एक लैंड है और उस लैंड के दो मालिक हैं। अ को ओनर ऑफ लैंड सेज I acknowledge that the boundary of this land belongs to my neighbor. Since the person has a proprietary interest in the land and made the statement in that capacity, it can be treated as an admission. अब एक लैंड है, सपोज करो एक लैंड है, इस लैंड के दो मालिक हैं, ए है और बी है। अब इस लैंड पे डिस्प्यूट चल रहा है, लीगल डिस्प्यूट चल रहा है। इसमें से एक को ओनर है ए, वो बोलता है इस लैंड की जितनी भी बाउंड्री है ये हमारे नेबर सी की है, तो ये स्टेटमेंट रिलीवेंट हो जाएगी क्योंकि ए का खुद का वहां पे ओनरशिप राइट है, वो खुद उस प्रॉपर्टी का मालिक है और उसके बाद वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है कि इसकी बाउंड्री जो है वो हमारे नेबर सी की है। तो ये एक तो उसका पेक्यूनरी इंटरेस्ट है इसमें, ऊपर से स्टेटमेंट दे रहा है वो जो कि उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो ये एडमिशन के तौर पे मानी जाएगी, एडमिसिबल होगी। सेक्शन 16 के सब क्लॉज 2 का क्लॉज बी ये बात करता है उन पर्सन के स्टेटमेंट की जिन्होंने कुछ इंटरेस्ट जो है डिराइव करा हो सब्जेक्ट मैटर से, जैसे कि पर्सन्स फ्रॉम होम द पार्टीज टू द सूट हैव डिराइव्ड देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट आर एडमिशन। सो इफ दे आर मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट। सो किसी से इंटरेस्ट डिराइव कैसे हो सकता है, जैसे कि इनहेरिटेंस के थ्रू प्रॉपर्टी आ गई है या प्रॉपर्टी आपको असाइनमेंट के थ्रू मिली है या प्रॉपर्टी का आपने सेल या परचेज करा है। सो पर्सन फ्रॉम होम द पार्टीज डिराइव इंटरेस्ट, इस लाइन को हम समझते हैं। सो इफ द पार्टीज टू द केस हैव ऑब्टेन्ड देयर राइट और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी और सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम अनदर पर्सन, कैसे, थ्रू इनहेरिटेंस, असाइनमेंट और सेल, एनी स्टेटमेंट मेड बाय दैट पर्सन ड्यूरिंग द टाइम दे हैड द इंटरेस्ट कैन बी ट्रीटेड एज एन एडमिशन। सो जो पार्टीज टू द केस है उन्होंने इंटरेस्ट या राइट प्रॉपर्टी में प्राप्त किया है, कैसे, दूसरे पर्सन से, थ्रू इनहेरिटेंस, असाइनमेंट या सेल। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। अ सेलर ऑफ अ प्रॉपर्टी वाइल ओइंग इट एडमिट्स दिस प्रॉपर्टी हैज अ बाउंड्री डिस्प्यूट, लेटर द बायर ऑफ द प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व्ड इन अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द सेम इशू, द सेलर्स अर्लियर स्टेटमेंट मेड वाइल ओइंग द प्रॉपर्टी कैन बी ट्रीटेड एज एन एडमिशन इन द केस। सपोज करो एक पर्सन ने प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी उसने सेल करने से पहले परचेजर को ये बात बोली कि इस प्रॉपर्टी में जो है बाउंड्री डिस्प्यूट है, और जो परचेजर है उसने ये प्रॉपर्टी ले ली और जो परचेजर था वो लीगल डिस्प्यूट में फंस गया इस बाउंड्री को लेके। नाउ जो पहले का मालिक था इस प्रॉपर्टी का, उसने ये बात पहले ही बताई थी कि इस बाउंड्री पे लीगल डिस्प्यूट है, तो ये स्टेटमेंट उसकी रिलेवेंट हो जाएगी और ये एडमिशन मानी जाएगी, क्योंकि जिस समय उसने प्रॉपर्टी बेची उसने जो स्टेटमेंट दी थी कि इस पे लीगल डिस्प्यूट है बाउंड्री पे, ये स्टेटमेंट उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट थी, इसलिए ये एडमिसिबल हो जाएगी एज एडमिशन।
सेक्शन 17 को रीड करने से पहले मैं एक सिचुएशन देना चाहूँगा, क्योंकि सेक्शन 17 बात करता है पोजीशन और लायबिलिटी की, तो उसको समझने से के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद हम सेक्शन 17 पढ़ेंगे। तो सोचो एक डेटर और बैंक के बीच में केस चल रहा है कि डेटर ने पैसे वापस देने हैं, पर डेटर बोल रहा है कि मैंने तो पैसे वापस कर दिए। सो डेटर वो होता है जो बैंक से लोन लेता है, पैसे लेता है, और फिर उसको बैंक को वो पैसे लौटाने पड़ते हैं। तो जब लोन एग्रीमेंट होता है तो डेटर के लिए गारंटर भी रखा जाता है कि इनकेस अगर डेटर फेल हो गया पैसा देने के लिए, तो जो गारंटर है वो उस डेटर की जगह बैंक को पैसा पे करेगा। तो एक डेटर और बैंक के बीच में केस चल रहा है। बैंक तो बोलता है कि डेटर ने पैसे देने हैं, डेटर बोलता है मैंने तो पैसे वापस कर दिए। अब जो गारंटर था, गारंटर बोलता है हाँ मैंने तो गारंटी दी थी कि अगर डेटर पैसा नहीं देगा तो मैं दूंगा। पर दो सिचुएशन है, अगर गारंटर का पोजीशन इंपॉर्टेंट है केस के लिए, तो ये स्टेटमेंट कि मैंने गारंटी दी थी केस में इंपॉर्टेंट एविडेंस बनेगा और एडमिसिबल होगा। क्यों? एक तो गारंटर ये बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने गारंटी दी थी पैसे देने की, और डेटर बोल रहा है कि मैंने पैसे दे दिए। तो बैंक किससे वसूलेगा? अब वो गारंटर से वसूलेगा, क्योंकि गारंटर ने बोला ना कि भाई मैंने गारंटी दी थी मैं पैसे दूंगा, तो बैंक तो अब गारंटर से पैसा लेगा। पर ये गारंटर की स्टेटमेंट तभी एडमिसिबल होगी, तभी एविडेंस माना जाएगा जब वो गारंटर है और उसी दौरान उसने ये स्टेटमेंट बोली हो। मतलब कोई ऐसा पर्सन अगर ये स्टेटमेंट बोल दे कि मैंने गारंटी दी थी, जो कि गारंटर है ही नहीं, तो उस केस में तो फिर वो एडमिसिबल भी नहीं होगा, बिकॉज ही इज नॉट रिलेवेंट, उसकी कोई पोजीशन नहीं है, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। अब पढ़ते हैं सेक्शन 17। तो ये बोल रहा है स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन हुज पोजीशन और लायबिलिटी। सो पोजीशन कौन सी, कि आप गारंटर हो या नहीं हो। लायबिलिटी, अगर आप गारंटर हो तो आप पैसे दोगे, अगर आप गारंटर नहीं हो तो आपकी लायबिलिटी भी नहीं बनेगी पैसा देने की। इट इज नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्टी टू द सूट आर एडमिशन if such statements would be relevant as against such persons in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and if they are made while the person making them occupies such position or is subject to such liability। so अगर ये प्रूव हो जाता है कि गारंटर सच में ही गारंटर है और गारंटर ने ये बात कोर्ट में आके बोल दी कि हाँ जी मैंने तो गारंटी दी थी कि पैसे मैं पे करूंगा, तो उसकी पोजीशन एज गारंटर प्रूव हो जाती है और उसकी लायबिलिटी बन जाती है टू पे टू द बैंक। नेक्स्ट हम रीड करते हैं सेक्शन 18 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यहां पर थर्ड पर्सन एडमिशंस को एडमिसिबल माना गया है सेक्शन 18 में। तो सेक्शन 18 बोलता है स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्संस टू हुम पार्टी टू द सूट हैज एक्सप्रेसली रेफर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इन रेफरेंस टू अ मैटर इन डिस्प्यूट आर एडमिशंस। तो सेक्शन 18 में क्या है, जो पार्टी टू द सूट है वो खुद बोलती है कि आप जाके उनसे पूछ लो, उनको सारी इन्फॉर्मेशन है और वो आपको सब कुछ सच सच बता देंगे। और वो थर्ड पर्सन ने अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी आपके अगेंस्ट तो वो एडमिसिबल माना जाएगा। एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। रमेश और सुरेश का एक लैंड डिस्प्यूट चल रहा है। रमेश और सुरेश एक जमीन के बाउंड्री का केस लड़ रहे हैं। रमेश कहता है हमारे पड़ोसी मोहन से पूछ लो, उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस बारे में किसी को नहीं होगी। मोहन कहता है हाँ ये बाउंड्री तो सुरेश की है। तो कोर्ट में क्या होगा, क्योंकि रमेश ने खुद मोहन का रेफरेंस दिया था कि आप मोहन से जाके पूछ लो, उसको सब कुछ पता है, सच सच पता है। और मोहन ने जो स्टेटमेंट दे दी है जो कि रमेश के अगेंस्ट ही होगी, जिसने रेफर करा था रमेश ने, उसी के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे दी मोहन जी ने। तो अब रमेश जी जो है वो मोहन की स्टेटमेंट से मुकर नहीं सकते, क्योंकि उसने ही मोहन को सच बताने के लिए कहा था और मोहन जी ने सच सच बता दिया कि ये प्रॉपर्टी तो जो है सुरेश जी की है। तो जिसने रेफर करा था रमेश ने, अब वो ये नहीं बोल सकता कि मोहन जी जो है वो तो गलत बोल रहे हैं, नहीं। अब तो मोहन जी ने जो बोला है वो एडमिसिबल होगा एज एडमिशन, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है और आपने ही रेफर करा था मोहन जी को, थर्ड पर्सन को, कि आके स्टेटमेंट दो, उन्होंने दे दी और ये अब आपके अगेंस्ट है। साथ एक इलस्ट्रेशन भी है, इसको समझते हैं। सवाल ये उठता है कि जो घोड़ा ए ने बी को बेचा है क्या वो साउंड है, क्या वो ठीक घोड़ा है। अब ए क्या बोलता है बी को कि तुम जाके सी से पूछ लो। अब सी कौन है, थर्ड पर्सन है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी का है ना, ए ने बेचा है बी ने खरीदा है। अब ए बोलता है कि सी से जाके तुम पूछ लो घोड़े के बारे में, सी को सब कुछ पता है इस घोड़े के बारे में। अब सपोज करो सी ने बोल दिया कि घोड़ा तो पागल है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये एडमिशन होगी, ये मान्य होगी, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट दे रहा है सी कि घोड़ा पागल है, ये किसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाएगी, ए के, जिसने घोड़ा बेचा है, तो ये कोर्ट में एडमिसिबल होगा। सो एडमिशन के चैप्टर में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर हमने देखा सेक्शन 15 डिफाइन कर रहा है एडमिशन को, सेक्शन 15 डिफाइन कर रहा है एडमिशन को, सेक्शन 16 हमें बताता है कौन दो लोग एडमिशन दे सकते हैं, एंड देन सेक्शन 17 में
हमने एक और कैटेगरी ऑफ पर्सन देखी जो कि एडमिशन दे सकते हैं, और सेक्शन 18 में कैसे थर्ड पर्सन का स्टेटमेंट एडमिसिबल होगा अगर वो आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर एडमिशन। थैंक यू सो मच।